अपने इरडो प्रॉब्लम 1.153 का पार्ट 2 करते हैं। जो पार्ट हमने आपसे पहले ही बोला था कि वी आर डूइंग दिस पार्ट 2 ऑफ आवर प्रॉब्लम। पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में किया था, वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है दिस ऑन द चैनल। तो इसमें देखा था कि हमारे पास सिस्टम था, तो हमें पहले पार्ट में ये बोला गया था कि अगर इस बॉडी को बाउंस ऑफ करना है फ्रॉम द सरफेस, तो इस स्प्रिंग में इनिशियल कंप्रेशन, मिनिमम इनिशियल कंप्रेशन कितना होना चाहिए, दैट वी हैव कैलकुलेटेड। जो हमने पार्ट ए में कैलकुलेट किया, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 3 mg/k। अगर इससे ज्यादा कंप्रेशन हमने इस सिस्टम में दे दिया है इनिशियली, दिस बॉडी, जो नीचे वाला बॉडी है, वो डेफिनेटली बाउंस ऑफ करेगा फ्रॉम द सरफेस एंड इट विल गेन सम वेलोसिटी। ओके, अब हमारे पार्ट 2 में हमसे पूछा गया है कि अगर हम ये उधर से ही बोलता है कि हमने इनिशियल कंप्रेशन जो स्प्रिंग में दिया है वो 7 mg/k, तो अगर ये 7 mg/k है तो डेफिनेटली इट इज ग्रेटर देन 3 mg/k। तो उसका मतलब ये है कि ये बॉडी है, ये डेफिनेटली बाउंस ऑफ करेगा फ्रॉम द सरफेस एंड इट विल मूव अपवर्ड्स इन द, लेट अस से, इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो उसकी वजह से ये मैक्सिमम ऊपर कितना जा सकता है और सेंटर ऑफ मास किस हाइट पे जा सकता है। अब सेंटर ऑफ मास किस हाइट पे जा सकता है, वही हाइट हमें, जो फाइनल इसका सेंटर ऑफ मास का जो मैक्सिमम हाइट होगा, जहां तक ये जा सकता है, वो हमें इस पार्ट में कैलकुलेट करना है। तो उसको, यानी कि पहली चीज हमें पता है कि द बॉडी विल बाउंस ऑफ फ्रॉम द सरफेस। जब ये बाउंस ऑफ फ्रॉम द सरफेस करेगा, ये बॉडी भी मूव करेगी, ये तो कर रही है मूव व्हेन द कंप्रेशन इज रिमूव। तो हमें वो चीज बतानी है कि इसका हाइट क्या होगा। लेट अस फाइंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम पहले इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ये देखिए, जो इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, पहले हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा ये है, let us take the coordinate system as with origin at the lower surface and the positive and x and y axes as shown। मतलब यहाँ पे हम अपना origin लेंगे, x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लेंगे, और पॉजिटिव y axis इस डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, दैट इज ऑल द इनिशियल। पहले हम निकालेंगे इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेट इट बी YCM, जो इसका इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। एज यू नो, द सेंटर ऑफ मास कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला। तो हमें देखना है ये बॉडी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितना दूर है। इफ दिस इज द रेफरेंस, m1 इंटू इस रेफरेंस से कितना दूर है, m2 जो दूसरी बॉडी है उससे रेफरेंस, डिवाइडेड बाय द टोटल मास। क्योंकि बॉडी 1, द मास इज m, इट इज एट द ओरिजिन, इट इज एट द एक्सिस, एट दिस ओरिजिन, क्योंकि हमने डिफाइन किया है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ही। तो दूसरी बॉडी m, वो कितना दूर है, स्प्रिंग का लेंथ अगर L है, इसमें इनिशियल कंप्रेशन 7 mg/k है, यानी L अगर यहां तक है स्प्रिंग का लेंथ, ये देखिए आप, तो ऑलरेडी स्प्रिंग कंप्रेस्ड है 7 mg/k। तो ये शॉर्ट हुआ होगा, स्प्रिंग कंप्रेस्ड में है, तो ये 7 mg/k है। ठीक है जी, तो ये लेंथ इसका है। तो ओरिजिनली लेट अस से द बॉडी वाज एट दिस पॉइंट, लेट अस से, और इतना कॉम्प्रेस्ड स्टेज जो इसका L था और 7 mg/k है, तो लेट अस से इट इज कंप्रेस्ड। तो ये लेंथ जो है, दिस इज L माइनस 7 mg/k। लेट अस से लेंथ वाज L, जो ये कंप्रेस्ड है तो इतना कम हुआ है, तो दिस बॉडी इज, अगर हम इस रेफरेंस से देखें, ये L माइनस 7 mg/k पे है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसका लेंथ y लेंथ डाल देंगे, और ये हमारा आ जाएगा इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद आवर रेफरेंस सिस्टम। तो ये हम लेंगे इसको YCM। इसी तरीके से द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जस्ट बाउंस ऑफ, जब ये सिर्फ बाउंस ऑफ करेगा, जब ये बॉडी, अब हमने इसको छोड़ दिया है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी, थोड़ा सा एक्सटेंशन इसमें आ गया, वो एक्सटेंशन कितना होगा, वो एक्सटेंशन हमें पता है, अगर एक्सटेंशन kx1 इक्वल टू mg, जब इस पे नॉर्मल फोर्स 0 होगा तो बॉडी जस्ट बाउंस ऑफ करेगी। उस टाइम एक्सटेंशन कितना होगा स्प्रिंग में, mg/k, x1 विल बी mg/k, यू गॉट इट। सो उस टाइम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, अब देख लीजिए, उस टाइम सेंटर ऑफ मास अभी जस्ट बाउंस ऑफ है, अभी उठा नहीं है, अभी एक्सिस पे ही, अभी सरफेस पे ही है, दैट मींस इट इज देयर। अभी जो हमारा रेफरेंस सिस्टम जहां पे, इट इज एट द ओरिजिन एज पर आवर रेफरेंस सिस्टम, तो उसका 0 ही रहेगा। लेकिन जो ऊपर वाली बॉडी है,
जो फाइनली जो ये वाली बॉडी है, इसमें तो एक कंप्रेशन तो खत्म हुआ, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग आ गई और उसमें एक्सटेंशन आ गया जब इसका जस्ट बाउंस ऑफ है, दैट इज mg/k। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप देख लीजिए, पहले ये कंप्रेशन में था, वो खत्म हो गया, उसके बाद एक्सटेंशन आ गया जब इसका स्प्रिंग फोर्स बिकेम इक्वल टू mg हियर, बिकॉज स्प्रिंग जो हमने पार्ट ए में इसका देखा है, तो उस टाइम एक्सटेंशन कितना होगा, mg/k। तो बॉडी का जो अपर बॉडी जो होगी, that will be at a distance of L plus mg/k from our reference system। तो जब हम सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारा m इंटू 0, ये बॉडी अभी उधर ही है, अभी जस्ट बाउंस ऑफ है, प्लस m इंटू दूसरी बॉडी कहाँ पे पहुंची, L प्लस mg/k डिवाइडेड बाई 2m। तो हमने ये कैलकुलेट कर दिया, इट इज लाइक दिस। अब हमारा सेंटर ऑफ मास कितना मूव हुआ, इनिशियली इट वाज फाइनली इट इज एट ycm, अभी जस्ट बाउंस ऑफ, एट जस्ट बाउंस ऑफ, h1 एट जस्ट बाउंस ऑफ, अभी ये लोअर बॉडी मूव नहीं की है, सो दैट विल बी एट जस्ट बाउंस ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है और इनिशियली कितना था, उनका सब्ट्रैक्शन, तो इट कम्स आउट टू बी, ये हाइट तो आ गई, यानी बाउंस ऑफ तब हमने इसका जो सेंटर ऑफ मास कितना मूव हुआ होगा, इफ इट इज जस्ट बाउंस ऑफ तो हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन है कि इसमें तो बाउंस ऑफ तो हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन है 3 mg/k से ज्यादा है, 7 mg/k है हमारा इनिशियल कंप्रेशन, तो उसकी वजह से हमें देखना है अब जब ये बाउंस ऑफ होगा तो ये बॉडी कितना मूव करेगी, ये बॉडी भी मूव करेगी, और सेंटर ऑफ मास किस हाइट पे, वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, what is the velocity of center of mass at just bounce off। जब वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो मैक्सिमम हाइट इसमें आ जाएगी, उस टाइम all the bodies will stop moving, इनमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, they will have zero kinetic energy, उस टाइम that will be the maximum height of the center of mass। यानी कि अगर हम कैलकुलेट कर पाए एट जस्ट बाउंस ऑफ व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि बाउंस ऑफ तक हमें पता है हाइट कितना है, अब हम बाउंस ऑफ पे कैलकुलेट करेंगे कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, और उस काइनेटिक एनर्जी को वो जब फाइनल स्टेज आएगी वो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, वो कहाँ जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास में जाएगी। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गई, वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास में जाएगी, तो हमें पता चलेगा कि बाउंस ऑफ के बाद ये और हाइट कितना जा सकता है, और टोटल हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं एट बाउंस ऑफ, तो हमें पता है, उसके बाद और कितना ये जाएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज इफ वी नो द सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एट जस्ट बाउंस ऑफ, देखिए ये पता है अभी जस्ट बाउंस ऑफ ये 0 पे है, अभी ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम देखेंगे कि एट बाउंस ऑफ, जस्ट बाउंस ऑफ, इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये हमारा एम रहेगा इस क्वेश्चन में। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व इट। अब देख लीजिए क्या करेंगे आप। देखिए पहले आप देखेंगे लेट द वेलोसिटी ऑफ द अपर ब्लॉक एट द बाउंस ऑफ बी v0। ठीक है जी, ये हमने एट द बाउंस ऑफ बी v0। ठीक है जी। अब देखिए वर्क डन बाय द स्प्रिंग, अब बाउंस ऑफ तक कितना वर्क डन किया है स्प्रिंग ने, दैट इज माइनस डेल चेंज इन पॉइंट u फाइनल माइनस u इनिशियल, दैट इज u इनिशियल माइनस u फाइनल। ठीक है जी, तो प्लस, तो u इनिशियल हमारा ये था, हमें पता है स्प्रिंग में कितनी कंप्रेशन था 7 mg बाई दिस, एंड फाइनल पे हमें पता है जस्ट बाउंस ऑफ, इट इज सारा खेल यहाँ बाउंस ऑफ तक चल रहा है, क्योंकि वी नीड द वेलोसिटी ऑफ द अपर ब्लॉक just at the bounce off. So this is the potential energy, change in potential energy of the spring. This is the change in potential energy of the spring. Before it was this, and at just bounce off it is this, because before it was in compressed state, that is given by 7 mg by k, and when it was just at a bounce off, we know हमारे पास इसमें extension कितना होगा, that is mg by k। तो calculate करके इसको हमने देखा है, it comes out 24 mg square by k. Now this is work done by spring or the change in potential energy of the spring at just bounce off. A work done by the gravity, let us say that the upper block has mass is raised to a height h, मान लो ये height h पे हमने upper block को raise किया है from its initial position when it is just at just bounce off। देखिए h कितना होगा, वो होगा हमारा कितना, इसमें h कितना हुआ,
इनिशियली ये कॉम्प्रेशन था 7 mg/k प्लस इनिशियल कॉम्प्रेशन था 7 mg/k, अब ये नेचुरल लेंथ पे आ गई और एक्सटेंशन आ गया इसमें mg/k, दैट इज h इतना रेज हुआ बिकॉज इनिशियली ये 7 mg/k पे था, अब ये नेचुरल लेंथ पे आ गया, फिर एक्सटेंशन पे आ गया, दैट इज mg/k। तो उस हिसाब से टोटल h जो अपर ब्लॉक मूव हुआ जब ये जस्ट बाउंस ऑफ पे आ गया, दैट इज 8 mg/k। तो W2 उस टाइम जो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, दैट विल बी सिंपली मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू g into h हमें पता है 8 mg/k अपर ब्लॉक मूव हुआ है, so it is mass. So total work done by spring and this we can calculate it is 16 mg/k। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे हम वर्क डन आ गया, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस। अब हमें पता है we will calculate the velocity, this v0 we need to calculate, then once we calculate the velocity v0 of the upper block, we can calculate the velocity of the center of mass. So change in kinetic energy when the lower body is just going to, that is T final minus Tf, that is simply, where is the kinetic energy at that moment? This is still at rest. Let us say this is moving at just bounce off at a velocity with a velocity v0. So that will be 1/2 of mv0 minus 0. So which comes out to be, so that is the work done by, total work done by all the four, that is spring and gravity, that which we calculate in the previously, that is 16 mg/k is 1/2 of mv square. So v0 square is the velocity of the upper block is, well, we calculated from the work energy shown by equating these work done by all forces with the kinetic energy. It comes out to be 32 mg/k. All right. So what will be the velocity of the center of mass now? Once we got the velocity of the upper block, we know that the velocity of the lower block at just bounce off is 0. So velocity of the center of mass at just bounce off will be m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2. This is m0 m into 0 because this is having no velocity at just bounce off. It is there, but it is going to gain some velocity after that. So this is, we assume that at just bounce off its velocity is v0, and you know the center of mass m1 plus m2 will be 2m. So it is going to be v0 by 2. So v0 is the velocity of the upper block at just bounce off. So what is h2? So we have to calculate what will be the height after bounce off. h1 तक तो हमने calculate किया है. So h2, let us say it is the height जब ये bounce off शुरू हुआ. That is simply kinetic energy of VCM divided by, here it should be twice mg because center of mass is 2m. So it should be twice mg, right? So h2, kinetic energy of the center of mass, which we know that 1/2 of, what is the mass of the center of mass is 2m into VCM square divided by 2m into g, which comes up to be VCM divided by 2g. We know that VCM is v0 by 2, substituting the value of this here. So we get it v0 square by 8g, which after that, substituting the value of v0, 32 mg square by k in this. So we get it 4 mg by k. So this is the height, because we know that the velocity, this all kinetic energy of the center of mass will go into the potential energy in raising this center of mass. That is why we calculate it here. So the total height of the center of mass now will be this initial, that is h1, which we calculated before bounce, at just bounce off, 4 mg by k, and then this another after bounce off, what will be its height? That is also 4 mg by k. So total it comes out to be 8 mg by k. So this is the height of the center of mass of this system in this area. This can be done in another way, which I will show in the next video when we consider this as an oscillator, because it will oscillate. We will consider it as an oscillator and we can calculate this height of the center of mass by that method, and that will be in the next video. Okay.